प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर सीमा मिश्रा, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर से हूँ। एमए सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी और उसमें एक चैप्टर है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन एक देश है यूरोप का। आप यहाँ पर देखेंगे, आप जब एटलस देखेंगे तो आपको यूरोप के नक्शे में ये जो पोर्शन दिखाई देगा उसमें आप देखेंगे ये देश है स्वीडन, और स्वीडन आपको दिखाई देगा। और इस स्वीडन देश की कैपिटल यानी कि राजधानी है स्टॉकहोम, और यहीं पर सबसे पहले बहुत बड़े पैमाने पर पर्यावरण के संरक्षण हेतु 119 देशों का सम्मेलन हुआ था। इस स्टॉकहोम में हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन। लेकिन इसका ऑफिशियल नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, यानी कि यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन मानव पर्यावरण का 1972 में आयोजित किया गया था, और 5 जून से लेकर के 5 जून से लेकर के 16 जून तक इसका आयोजन किया गया था। और मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके पीछे कारण यही है कि पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित एक बहुत बड़ा सम्मेलन पहली बार 1972 में 5 जून से शुरू हुआ था, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मोटो था एक पृथ्वी, यानी सारा विश्व मिलकर के जो पृथ्वी है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करे, और कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि सभी लोगों को एक साथ काम करने में सुविधा भी हो और पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके, जो कि उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अब मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर क्या जरूरत पड़ी इस तरीके के पर्यावरण से सुरक्षा से संबंधित बड़े सम्मेलन की। तो आपको मैं बता दूं कि इस सम्मेलन को बुलाने का संकल्प पारित किया गया 4 दिसंबर 1968 को, और उसके संबंध में जब संकल्प पारित हो गया तो उसकी प्रतिवेदन, उसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया गया महासभा में 15 दिसंबर 1969 को। ये 1968 और 1969 का जो समय था, ये शीत युद्ध का समय था, और उसके साथ साथ औद्योगिक और आर्थिक विकास चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से पर्यावरण, औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण का अतिदोहन हो रहा था। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही थी, नई नई प्रौद्योगिकी भी, वो भी एक बड़ा कारण था पर्यावरण के अतिदोहन का, क्योंकि लोगों के लिए पर्यावरण का दोहन करना आसान होता जा रहा था। इसके साथ ही साथ शीत युद्ध का समय होने के कारण नाभिकीय विकिरण यानी कि न्यूक्लियर रेडिएशन की भी जो स्थिति थी वो निर्मित हो रही थी कि उसके भी दुष्परिणाम सामने आ जाएंगे, ऐसी आशंका बढ़ रही थी। और इस कारण इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कि विकास तो हो लेकिन संपोषित विकास हो, पर्यावरण का ऐसा दोहन ना हो कि वह उपयोग के लिए बचे ही ना और उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे, इसलिए इस तरीके के सम्मेलन को बुलाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई और उसकी मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई स्वीडन को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव पर्यावरण सम्मेलन बुलाने का संकल्प पारित किया गया इसके द्वारा 4 दिसंबर 1968। उसके बाद इस संकल्प को पारित करने के बाद उसकी रिपोर्ट, उसके प्रतिवेदन को महासभा में स्वीकार किया गया, और तत्कालीन महासचिव की अध्यक्षता में इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए एक 27 सदस्यीय समिति 27 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की गई 15 दिसंबर 1969। महासचिव ने जो रिपोर्ट थी उसमें पर्यावरण के संदर्भ में 2 बातों का विशेष उल्लेख किया। पहली बात कि पर्यावरण में गिरावट के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और अच्छी हिंदी में बोले तो गिरावट के बजाय हम अवनयन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले आपको समझा दूं कि पर्यावरण अवनयन क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या गिरावट क्या होती है पर्यावरण। तो पर्यावरण में यदि प्रदूषकों की मात्रा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन, वांछनीय का अर्थ होता है जो हम चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, और अवांछनीय का अर्थ होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो पर्यावरण में जब अवांछनीय परिवर्तन आते हैं, चाहे वो प्रदूषण की वजह से हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो, चाहे वो पर्यावरण प्रकोपों की वजह से हो, तो उसको बोला जाता है पर्यावरण में गिरावट का आना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसके 3 कारण बताए गए रिपोर्ट में महासचिव के द्वारा। जनसंख्या वृद्धि, कि जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों का अतिदोहन होना, नगरीकरण होने के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण सड़कें बनाना, रेल मार्ग बिछाना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, इन सब चीज़ों के लिए भी संसाधनों का अतिदोहन, नवीन प्रौद्योगिकी का आगमन, न्यू टेक्नोलॉजी का आना, जिससे कि पर्यावरण के अंदर विद्यमान संसाधनों को आसानी से यूज करना संभव हो पाया, जिसके कारण जल्दी और आसानी से उनका दोहन होने लगा और ये दोहन अतिदोहन में बदल गया। इसके बाद दूसरी बात बताई गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के बारे में, उनको एकीकृत कर समयबद्ध करके पर्यावरण के संरक्षण हेतु योजना का तैयार किया जाए। प्लान करना होगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है, किनके द्वारा करना है, इन चीज़ों पर बल दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, 1972 में 119 देश इकट्ठा हुए और प्रारंभ हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रथम भाग में जो बातें बताई गई हैं, पहले मैं उनके बारे में आपको बता दूं। पहली बात, वायुमंडल और समुद्री प्रदूषण के निवारण हेतु प्रयास, कि वायुमंडल में और समुद्र में प्रदूषण के कारकों को चिन्हित किया जाए कि क्या चीज़ें इन्हें प्रदूषित कर रही हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात, वन्य प्रजातियों, जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, जिनकी प्रजाति खतरे में है, उनके आयात निर्यात, आयात अर्थात मंगाना और निर्यात अर्थात भेजना तथा विक्रय यानी कि बेचने पर नियंत्रण हेतु अंतः अनुबंध किए जाएं। बिना एग्रीमेंट, बिना अनुबंध के किसी भी प्रकार से गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से ये कार्य न किए जाएं। तीसरा, सामुद्रिक संसाधनों के संरक्षण को यथावत बनाए रखना, सामुद्रिक संसाधनों का संरक्षण, ताकि उनसे जो हमें न्यूट्रिशन, पोषण और चीज़ें मिलती हैं वो मिलती रहें। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सजगता, पर्यावरण में यदि चेंजेस हो रहे हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता होगी और उनके ऊपर विचार करना होगा, देखना होगा कि पॉजिटिव चेंजेस हैं कि नेगेटिव चेंजेस हैं और उन पर कार्य करना होगा। पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सजगता बरतते हुए मार्गदर्शन की आवश्यकता, गाइडलाइन देना होगा, गाइडेंस के अनुसार कि जो पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं उनको ध्यान में रखकर कैसे कार्य किए जाएं कि संपोषित विकास को बल मिले। पर्यावरण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, कुछ मानक निर्धारित किए जाए कि कैसे पर्यावरण की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए और उसी के अनुसार देश कार्य करें। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली औद्योगिक गतिविधियां, उन पर आवश्यक नियंत्रण रखा जाए। ऐसा ना हो कि जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, कारखाने से उनको बिना उनको प्यूरिफाई किए और गलत तरीके से उनको कहीं भी पानी में बहा दिया जाए और छोड़ दिया जाए। जो धुआं निकल रहा है उसमें जहरीली गैसों को एज इट इज़ बिना कुछ उनको फिल्टर किए, बिना प्यूरिफाई किए छोड़ दिया जाए कि वो पूरे वायुमंडल को, जलमंडल को, सबको प्रदूषित करते रहें। इन चीज़ों पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता है और नियंत्रण रखा जाना चाहिए। अब हम आ जाएंगे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो ये पूरी घोषणा हुई थी
अभी हमने पहले भाग में क्या घोषणा की गई थी वो देखा। अब हम देखेंगे कि उसके दूसरे भाग में 26 सिद्धांतों का समावेश किया गया। पहला, पर्यावरण मानव के मूलभूत अधिकारों में से ऐसा अधिकार है, फंडामेंटल राइट में से एक राइट है, जिसमें व्यक्ति को सुखी एवं गरिमामय जीवन, समानता तथा रहन सहन की मूल सुविधाएं प्राप्त हों और किसी भी प्रकार से ये ध्यान में रखकर कि कोई औपनिवेशिक साम्राज्य के दबाव में आकर के या फिर जाति को ध्यान में रख करके या फिर प्रजाति को ध्यान में रख करके, रंग भेद को ध्यान में रख करके इस प्रकार से किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई अन्याय या भेदभाव ना किया जाए। दूसरा, प्रकृति के प्राकृतिक स्रोत जैसे कि जल संसाधन, वायु संसाधन, मिट्टी, वन, इन सब का संरक्षण किया जाए ताकि इनका प्रयोग लंबे समय तक किया जा सके। नवीकरणीय स्रोतों का पुनर्स्थापन, वे स्रोत संसाधन के जिनको फिर से प्राप्त किया जा सकता है उनका पुनर्स्थापन किया जाए। ऐसा ना हो कि पेड़ों को हम उपयोग करते चले जा रहे हैं लेकिन उनको लगा नहीं रहे हैं, तो उनका उपयोग ज़्यादा हो रहा है लेकिन उपलब्धता कम हो गई, तो उनकी पुनर्स्थापन नहीं होने के कारण वे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमको पुनर्स्थापन को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद वन्य प्राणियों की प्रजाति का संरक्षण ताकि जैव विविधता कायम रहे, बने रहे वन्य प्राणी। और नवीकरणीय संसाधन जिन्हें आसानी से फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, तो हम जानते हैं कि इन्हें आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो हमें उनकी मितव्ययता से प्रयोग किया जाना चाहिए, थोड़ा कंजूसी के साथ उनका प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकताएं भी पूरी हों और वे लंबे समय तक उपलब्ध भी रहें। उसके बाद मादक और अन्य पदार्थ जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का बाहर निकलना इतना ही हो जितना कि पर्यावरण की क्षमता से अधिक ना हो, पर्यावरण को वो प्रदूषित बहुत ज़्यादा ना करें। ऐसे पदार्थों से समुद्र में जो होने वाले प्रदूषण हैं, जो गंदगी फैल रही है समुद्र में इस प्रकार के उत्सर्जन से कि समुद्र में चीज़ों को कचड़े और जो भी डिस्पोज करना है चीज़ें उनको एज इट इज प्रवाहित कर दिया जाता है समुद्र में, इन चीज़ों को रोकना होगा और प्रदूषण की रोकथाम करनी होगी समुद्र में। मानव के लिए जीने लायक और काम करने योग्य पर्यावरण को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। कम से कम हर व्यक्ति को ऐसा माहौल मिले कि वो काम कर सके, पर्यावरण ऐसा हो कि उसमें काम करना पॉसिबल हो। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में वित्तीय तथा प्रौद्योगिकी सहायता, यदि कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, तो उसमें उनको आर्थिक और टेक्निकल सहायता दी जाए। उसके साथ मूल्यों की स्थिरता, विकासशील देशों में चीज़ों की, वस्तुओं की मूल्यों की स्थिरता बनी रहे, कच्चे माल की उपलब्धता बनी रहे ताकि कच्चा माल मिलता रहे तो उससे तैयार माल तैयार होता रहे। पर्यावरणीय नीति के निर्माण में जब आप पर्यावरणीय नीति बनाते हैं, एनवायरनमेंट को लेकर जब भी आप पॉलिसी बनाएं तो भविष्य के विकास को भी आपको ध्यान में रखना होगा। पर्यावरण सुरक्षा हेतु समुचित संसाधन की उपलब्धता। पर्यावरण संरक्षण कब होगा? जब पर्यावरण में मौजूद जो संसाधन है उनकी उपलब्धता बनी रहे। संसाधनों के प्रबंधन हेतु, उनके मैनेजमेंट हेतु एकीकृत और समन्वित नीति। अलग अलग विचार होने से कभी भी समन्वय नहीं हो पाएगा, इसलिए जो निर्धारित किए जाए, जो समझौतों के आधार पर कुछ चीज़ें तय की जाए पर्यावरण प्रबंधन के लिए नीतियाँ, उनको सभी देश फॉलो करें। उसके साथ पर्यावरण की सुरक्षा के संपर्क में आने वाली, सुरक्षा के संदर्भ में आने वाली जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को करने का बीड़ा उठाते हैं, चाहे वो पर्यावरण की सुरक्षा से ही संबंधित बात क्यों ना हो, तो कुछ समस्याएं आएंगी, उनका समाधान भी, उन कॉन्फ्लिक्ट को, उन विवादों को हमें मैनेज करना होगा, उनको हमको सुलझाने सीखना होगा ताकि पर्यावरण प्रबंधन के कार्य में बाधा ना पड़े। उसके बाद जनसांख्यिकी नीतियों पर बल, कहाँ की जनसंख्या कितनी है, कौन से देश अल्प जनसंख्या में आते हैं, कौन से मध्यम जनसंख्या में, कौन सी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में, उनको भी ध्यान में रखकर जो क्या करना होगा, नीतियों पर बल देना होगा। राष्ट्रीय संस्थाओं को निर्मित करना होगा, जो संसाधनों को कैसे यूज़ किया जाए उसको प्लान करें, उसका नियोजन करें, प्रबंधन करें और उस पर नियंत्रण भी रखें।
इनका नियंत्रण हो संसाधनों के दोहन की। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए पर्यावरण संरक्षण हेतु। शिक्षित किया जाए लोगों को इन माध्यमों से कि कैसे पर्यावरण को सुरक्षित किया जाएगा। शिक्षा व तकनीकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम सिर्फ संसाधन दोहन के लिए इस तरीके से ना करें कि संसाधन समाप्त होने लगे। हम इनका यूज ऐसे करें कि कुछ ऐसा तरीका निकालें कि संपोषित विकास हो, विकास भी हो और पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान भी ना हो। शिक्षा व तकनीकी के साधनों के प्रयोग से पर्यावरण जागरूकता, जैसे कि आप सिलेबस में डाला जाता है पर्यावरण को ताकि लोग उसके प्रति अवेयर हो जाएं। तकनीकी के साथ टेक्निकली कैसे उनको डेवलप किया जाए, उनको तकनीकी का प्रयोग करके कैसे शिक्षा दी जाए, पर्यावरण के प्रति कैसे अवेयर और सचेत किया जाए। वैज्ञानिक शोध तथा विकास को बढ़ावा मिले, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित शोध और विकास को बढ़ावा मिले, लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाएं ताकि वे जागरूक हों। फिर अपनी सीमा के अंदर तो संसाधनों का प्रयोग करने के लिए वे स्वतंत्र हैं ही, लेकिन उन्हें इस तरीके से उन संसाधनों का प्रयोग नहीं करना है कि जो उनकी सीमा के बाहर के संसाधन हैं उनको किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचे। उसके बाद प्रदूषण तथा पर्यावरणीय क्षति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहयोग, इंटरनेशनल लेवल पर बनाए जाए लॉज कि कैसे पर्यावरण को सुरक्षित, बनाए गए भी हैं और जो बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए, और यदि उनमें किसी प्रकार के अमेंडमेंट की, संशोधन की आवश्यकता है तो वो भी हो, और नए कानून लाने की आवश्यकता हो तो वो भी किया जाए और उसका पालन किया जाए। उसके साथ पर्यावरण की सुरक्षा के निर्धारित मापदंडों के आधार पर कार्य हो, जो मानकीकरण निर्धारित किया गया है उस पर कार्य किया जाए। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में राष्ट्रों को, सभी राष्ट्रों को, छोटे बड़े बराबर महत्व दिया जाए। पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में सभी को बराबर महत्व भी दिया जाए और सभी राष्ट्रों से बराबर सहयोग की अपेक्षा भी की जाए। इसके साथ साथ पर्यावरण को आणविक हथियारों, जो न्यूक्लियर वेपन है, उनसे व जनसंहार के अन्य साधन जिनसे कि लोगों को, जान माल को, जिनसे लोगों के खतरा हो, इस प्रकार के साधनों से पर्यावरण को बचाकर रखने की आवश्यकता। ये 26 सिद्धांत दिए गए स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में। अब क्या उपलब्धि रही इस पूरे सम्मेलन की, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं मानूंगी कि ये UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम लाया गया, कार्यक्रम लाया गया, और इसके तहत इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लाया गया, और इसके अंतर्गत संपोषित विकास, इसकी जिम्मेदारी क्या थी UNEP की, कि ये देखेगा कि कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के बाद इसको स्थापित किया गया था, मतलब लाया गया था इस कार्यक्रम को, कि संपोषित विकास कैसे हो पूरे विश्व में, किस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग ऐसा किया जाए कि विकास हो लेकिन अति दोहन ना हो, उसको समन्वयन कौन करेगा, संयोजन कैसे होगा, पर्यावरण सुरक्षा कैसे की जाएगी, उत्तर व दक्षिण देशों की मांगों का समन्वय करके नीतियां बनाई जाएं, सभी को ध्यान में रखा जाए। इस सम्मेलन में 109 अनुशंसाओं तथा 26 सिद्धांतों पर, यानी कि DDT के छिड़काव से लेकर व्हेल मछली के वाणिज्यिक जो उसका यूज़ है उस पर भी विचार किया गया। लगभग बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किया गया पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित। फिर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय अनुबंध किए गए पर्यावरण के नियोजन, संरक्षण और प्रबंधन को लेकर के, और एक रास्ता खुला सभी देशों के लिए कि पर्यावरण की सुरक्षा, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है आज भी हमारे लिए, उस पर समय समय पर विचार करने के लिए इस तरीके के सम्मेलनों का आयोजन किया जाए, और उसमें जो भी समझौते किए जाएं, नीतियां निर्धारित की जाएं, उनका पालन किया जाए। आप बाद में कभी अवसर मिलेगा तो पढ़ेंगे, आज हमें सम्मेलन पढ़ना था। आप बाद में देखेंगे कि स्टॉकहोम में फिर कन्वेंशन भी हुआ था, और उस आधार पर भी लगातार होते रहे हैं सम्मेलन, घोषणाएं होती रही हैं, और प्रयास पर्यावरण को सुधारने का तब से लगातार बड़े पैमाने पर जारी है। इसी को स्टॉकहोम घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, मैं आपको बता दूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अगर चाहेंगे तो
आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं ताकि आप बाद में भी अच्छी तरीके से नोट्स बना करके पढ़ सकें। धन्यवाद। घर पर रहें सुरक्षित।